नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफ़ेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। दरअसल दोस्तों अभी सोशल मीडिया में पूरा हाहाकार मचा हुआ है और सिर्फ़ सोशल मीडिया नहीं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी। ब्राह्मणवादियों में एक ख़ास तरह की लहर पैदा हो गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो यूजीसी के नए नियम आए हैं, वो बड़े खतरनाक हैं। तो ये यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। आम तौर पर अभी तक ये देखा जाता था कि बहुजन समाज हमेशा इस चीज़ का विरोध करता था कि हमें हक अधिकार नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा और इस बार ब्राह्मणवादी उतर आए हैं कि भई ये नियम क्या है? तो आखिर ये क्या माजरा है? क्या वो विरोध कर रहे हैं? क्या बहुजन समाज को उससे कुछ मिल रहा है या उनके हक अधिकार दिलाने की बात हो रही है, उसका विरोध हो रहा है? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं, जिससे बहुत सारे लोग अनजान हैं और इस पर पूरा घमासान बना हुआ है, जो भी एजुकेशन सिस्टम में है जो यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेज में है, उन तमाम लोगों में ये बातें चल रही हैं। तो आज हम इसकी डिटेल्स जानेंगे, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हर बहुजन तक ये आवाज़ पहुँचाइए क्योंकि हमें ये चीज़ देखना है दोस्तों कि जब भी हमारी बातें की जाती है, हमको थोड़ी-सी भी हमारी हल्की-सी भी बात की जाती है, तो कैसे ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी जो हैं पूरे ज़ोरों-शोरों से विरोध करने आ जाते हैं और हमारे बहुजन समाज के लोगों को पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली में हमारे लिए क्या बातें चल रही हैं या किस चीज़ का विरोध हो रहा है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी डिबेट करने आते हैं, जो बाहर से जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो चलिए हम समय ना गँवाते हुए हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, उनको मैं ऐड करता हूँ। प्रोफ़ेसर विक्रम जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। धन्यवाद सबको। क्रांतिकारी जय भीम। जी। प्रोफ़ेसर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप प्रोफ़ेसर हैं और अभी जो माहौल एक क्रिएट किया गया है यूजीसी के जो नए नियम आए हैं और उसका बड़े ज़ोरों-शोरों से जो अपने को तथाकथित जिनके सरनेम होते हैं चौबे, दुबे और इस तरह के जो ब्राह्मणवादी सरनेम हैं, इस तरह के लोग ही विरोध कर रहे हैं। इन्हीं के नाम अक्सरहाँ सामने आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये यूजीसी के नए नियम में आखिर ऐसा क्या है कि पूरा मनुवादी और ब्राह्मणवादी ग्रुप जो है वो विरोध करने पे उतरा हुआ है। क्या इससे बहुजन समाज को कुछ फ़ायदा मिल रहा है या क्या चीज़ है ये? जी। धन्यवाद साइंस जर्नी भाई। मैं जो इसके बारे में डिटेल मेरे हाथ में यूजीसी के जो नियम गाइडलाइन हैं वो मेरे हाथ में ही हैं। और ये 13 जनवरी 2026 को भारत का गजेटियर ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है। और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रकाशित हुआ है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो सचिव हैं मनीष जोशी, उनके नाम से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन का जो पहला हिस्सा है वो प्रिएम्बल है, प्रस्तावना है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तीसरा हिस्सा इसका डिफिनेशन है, जिसपे सबसे ज़्यादा इसी पे जो तथाकथित अपर कास्ट के लोग हैं, इसी इसी हिस्से पे जो 3C का रूल है और डिफिनेशन का जो हिस्सा है ABC, तो सी पे ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और सी पे ही PIL दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसमें कई डेफिनेशन दिया गया है कि यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं, एक्ट किसे कहते हैं और जो शेड्यूल कास्ट है डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब हुआ है। इसमें तरह-तरह के इक्विटी कमिटी जो गठित की उसके बारे में है। ये तीसरा हिस्सा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद चौथा इसका हिस्सा है ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी, समानता को प्रमोट करने के लिए चौथा हिस्सा बनाया गया है। पांचवा हिस्सा है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की सिफारिश की गई है, ये है। और छठा हिस्सा इसका ये है कि इसमें कंपोजिशन ऑफ इक्विटी कमिटी में कौन-कौन लोग होंगे, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद चौथा हिस्सा में गवर्निंग बॉडी के बारे में है। पांचवा
इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाने का छठा जो मैंने अभी बताया। सातवां, इस कमिटी में कौन-कौन लोग होंगे अदर देन जो इक्विटी ऑफिस बनेगी। उसके बाद आठवां हिस्सा है टर्म एंड कंडीशन है कि इसमें कितने साल की सजा होगी, इसके बारे में बताया गया, कितने साल में देने होंगे। 9वां हिस्सा है कि सजा के ही बारे में, कोरम के बारे में बात की है। 10वां हिस्सा द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में क्या-क्या फंक्शन होंगे, इस फंक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। 11वां हिस्सा है कि इसमें जो इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात की गई है, जो इसको देखभाल करेंगे। उसके बाद 12वां हिस्सा है, इसी के कमिटी हैं। उसके बाद जो छठा हिस्सा है, जो मुख्य हेडलाइन में है, इक्विटी हेल्पलाइन है। एक हेल्पलाइन की गठन किया गया है, जिसके बारे में चर्चा है काफ़ी ज़ोरों से। 7वां है मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इक्विटी। क्या-क्या तौर-तरीके अपनाए जाएँगे इस संदर्भ में, इसमें ये डिस्कशन किया गया है, क्या-क्या होगा। और उसके बाद 8वां हिस्सा है द प्रोसीड्यूस ऑफ द केस ऑफ इंसिडेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का जो कोई घटना घटती है, तो उस घड़ी क्या-क्या इसमें नियम होने चाहिए, क्या-क्या इसमें डिसीजन लिया जाना चाहिए। 9th हिस्सा है अपील। एक व्यक्ति अपील कहाँ करेगा। और 10वां हिस्सा है मॉनिटरिंग। जो इसका जो तीसरा और 10वां बहुत इम्पोर्टेंट है कि मॉनिटरिंग करने के लिए जो पहले की यूजीसी गाइडलाइन में ये हिस्सा नहीं है। तीसरा और 10वां हिस्सा पहले की जितनी भी यूजीसी गाइडलाइन आई हैं, मॉनिटरिंग का जो सिस्टम था, वो आम तौर पे यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया गया है, वो नहीं है। और 10वां है कि अगर अगर यूनिवर्सिटी, कॉलेज इस तरह के नियम्स को कंप्लायंस नहीं करते हैं, तो उनको क्या-क्या सज़ा मिलेगी, ये है। और नीचे लास्ट में मनीष जोशी सेक्रेटरी का नाम दिया हुआ है। आपको ये बताता चलूँ कि इस जो कमिटी बनी है, इसका पार्लियामेंट्री कमिटी में दिग्विजय सिंह थे, जो इसके चेयरपर्सन हैं, जो ठाकुर बिरादरी से हैं, क्षत्रिय कह सकते हैं आप, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ के, मध्य प्रदेश के मध्य या प्रदेश। सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है, ये इसके चेयरपर्सन हैं। और इसके बाद ये जो यूजीसी के जो सदस्य लोग हैं, वो हैं, जिसमें एक एससी के सदस्य हैं, बाकी जनरल कैटेगरी से हैं। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ज़्यादा तक हैं, ज़्यादातर अपर कास्ट के हैं। और एक एससी के हैं मेरे ख्याल से, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं। अच्छा, इसके बाद मूक नायक में एक खबर के अनुसार कि इस जो ये आया है, बहुत से लोगों को ये लगता है, मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर चले आए हैं। ये जो बहुत कन्फ्यूज़न है, और बहुत अप्रकाश को लोग इसका ज़ोर-शोर से विरोध कर रहे हैं। कुछ हद तक विरोध कर भी सकते हैं। ये इसको लाने का श्रेय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रेशर है, क्योंकि पहले पार्लियामेंट्री कमिटी के पास गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये यूजीसी ने पार्लियामेंट्री कमिटी के पास रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला की माँ और पायल तडवी की माँ के पिटीशन पे लगातार ये इंजेक्शंस आते रहे, लगातार गाइडलाइन आते रहे, और सभी गाइडलाइन में कुछ न कुछ कमियां रहती थी। और उन्हीं कमियों को सुधारने के बाद यह गाइडलाइन आया है, तो इसका ज़्यादा तरह श्रेय सुप्रीम कोर्ट को दिया जाना चाहिए, और पार्लियामेंट्री कमिटी को दिया जाना चाहिए। आप इसको पार्लियामेंट्री कमिटी को सरकार का हिस्सा मान सकते हैं, कुछ हद तक नहीं भी मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का को आप भारत सरकार का हिस्सा मानते हैं, या क्या मोदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो इनके पहले के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी,
उनको क्या एडवाइस किया है, नहीं किया है, तो ये इस तरह के मैटर को ये समझ सकते हैं कि ये भारत सरकार का मुद्दा है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुद्दा है। मेरा मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना होता और रोहित वेमुला और पायल तडवी का त्याग ना होता, आत्महत्या की घटनाएं ना होती, तो शायद ये इस तरह के जजमेंट नहीं आ पाते। और भी कहानियां हैं, लेकिन जो इसके इमीडिएट रीजन समझ में मुझे आता है वो ये कि पायल तडवी और रोहित वेमुला की वजह से और सुप्रीम कोर्ट पे लगातार प्रेशर की वजह से इस तरह के मुद्दे आए हैं। तो हम बहरहाल उस पर बाद में डिस्कशन करते हैं कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं। मैं आपको एक बात और बताते चलता हूँ कि इस जजमेंट के पहले, इस पार्लियामेंट्री इस कमिटी के पहले मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया तो लगातार इस तरह के मुद्दे को मैं 2019 से ये मुद्दा उठा रहा हूँ। सुबह ही मेरे पास मेरे गांव से कुछ लोगों का फ़ोन आया, मुझे मुबारकबाद दिए कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों के प्रयास से इस तरह का मुद्दा आया है। तो मैं पर्सनली, मेरा प्रयास नहीं है, बहुत लोगों का, लेकिन हालांकि मैंने बहुत जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं और इस पे हमें कई सुकोज नोटिस भी मिला। इसके बाद मैं एससी कमीशन दिल्ली गया, वहाँ से मुझे इस तरह के माने नोटिस मिली, यूनिवर्सिटी को नोटिस गया था। मैं यह बात 2019 से कह रहा हूँ और इसके पीछे जेएनयू जामिया का अनुभव मेरे पास है। मैं हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जब तेलंगाना मूवमेंट आंदोलन चल रहा था, तब भी बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे थे। उस घड़ी भी मैं गया था, लोगों से इंटरेक्ट किया था और बचपन से लेकर के अब तक मैंने कई 100 बच्चों से मिला। लगभग सबसे ही, जो बहुजन समाज के बच्चे होते थे, लगभग सबका अपना अपना अलग अलग दुख है इस मुद्दे पे। और सभी लोगों ने मुझे ये बताने की कोशिश किया कि उनके साथ कहीं प्रैक्टिकल में नंबर काट दिया जाता था, जाति देख कर नंबर काट दिया जाता था। ये केवल हायर एजुकेशन की बात नहीं है, प्राइमरी स्कूल से लेकर के बीए तक, टिल बीए तक, इंटरमीडिएट तक लगभग सभी का दर्द है और कोई राज्य इससे बचा नहीं है। ना यूपी बचा है, ना बंगाल बचा है, क्योंकि मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो बंगाल में ही हुई है। तो ना बंगाल बचा, ना यूपी बचा, ना झारखंड बचा, नॉर्थ इंडिया नहीं बचा, साउथ इंडिया नहीं बचा। बहुत वाइडली मैंने ट्रैवलिंग किया है, तो सबके अनुभव के आधार पे यह बातें मैं कह रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास कई जैसे इसके थ्रोट कमिटी रिपोर्ट है, 2010 की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट, मेरे पास ये रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट पड़ी है। इस रिपोर्ट के आधार पे जो ये क्लेम करते हैं, ये रिपोर्ट इसके थ्रोट कमिटी रिपोर्ट है, 77 पेज की रिपोर्ट है। इस सभी रिपोर्टों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के लिए बनाया गया। फिर हमारे पास मंडल कमीशन का यह रिपोर्ट है। ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ कास्ट की बात कही गई है। तो हम लोग बीच में चर्चा करते करते मंडल कमीशन के रिपोर्ट की बात करेंगे और जातीय जनगणना की भी बात करेंगे, जो वर्तमान समय में चल रहा है। सबसे पहले यूजीसी की बात करते हैं। इसको लाने से पहले, इस नियम को लाने से पहले आखिर ऐसी क्या घटनाएं घटी, यूजीसी को क्यों ऐसे लगने लगा। पायल तडवी के अतिरिक्त की बातें, तो यूजीसी लगातार सुसाइड की बातें चल रही थी। खुद यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी को हलफनामा दायर किया। हलफनामा में सभी जो लोग हैं, पूरे भारत के लोग, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी, कई बार तो हमारे ही जो ओबीसी के बच्चे हैं, एससी के बच्चे, उनमें बड़ा कंफ्यूजन है। उनको, उनके माइंड को मोबिलाइज कर दिया जाता है कि आपस में लड़ाने का कार्य चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि ये जो रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट ये यूजीसी का रिपोर्ट है, और जिसको वाइडली द वायर ने, द मुक नायक ने,
सभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, एनडीटीवी ने, सभी ने कवर किया और ये बताया है कि ये शासनकाल भी आदरणीय मोदी जी का ही है। 2019 से 2020 के बीच में यूनिवर्सिटीज में जो कास्ट बेस्ड रिपोर्टिंग हुई थी वो 173 रिपोर्टिंग हुई थी 2019 से 2020 के बीच में। उसके बाद 2020 से 2021 में यह 182 कास्ट के इंसिडेंट की रिपोर्टिंग हुई थी। उसके बाद 2021 से 2022 के बीच में 186, 2022 से 2023 के बीच में 241, 2023 से 2024 के बीच में 378। टोटल इन दिनों का जो रिपोर्टिंग है 1160 है। परसेंटेज में 118 पॉइंट बताया गया है कि 118% की जो रिपोर्टिंग बढ़ी है कास्ट इंसिडेंट की। ये यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस की बात है जिसको खुद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने माना है। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को और इन तमाम लोगों को जो कभी ये मानते ही नहीं थे कि इस देश में यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जाति की घटनाएं घटती हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कभी ये बात नहीं मानते थे कि यूनिवर्सिटीज में घटनाएं घटती हैं और यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस हैं, संबद्ध कॉलेज हैं, वो भी कभी नहीं मानते थे कि हमारे यहाँ पे कास्ट की घटनाएं घटती हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जो 118% बताया जा रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा, मतलब हर पल पे ये घटनाएं घटती हैं, जाति के आधार पे घटनाएं घट रही हैं। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे विस्तार से कि कैसे घटनाएं घटती हैं जिसको पहली बार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बड़े खुले शब्दों में माना। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो विवाद, देखिए इस पे विवाद की शुरुआत इन लोगों ने कहाँ से शुरू किया है। ये राजपूत समाज है। उसके बाद फॉरवर्ड प्रेस में ये फॉरवर्ड प्रेस में एक लेख छपा है, क्या है, यूजीसी रेगुलेशन जिसका अगड़ी जातियों का विरोध है। मुक नायक ने भी 2-3 लेख इसमें प्रकाशित किए हैं और इसमें जो मैंने डेटा बताया, इस डेटा के साथ इन्होंने बताया है कि इन्होंने अपर कास्ट के लोगों ने, तथाकथित अपर कास्ट के लोगों ने यस फोर नामक एक संगठन का गठन किया है। संगठन यस फोर का मतलब हुआ है सवर्ण फोर। सवर्ण फोर में इसमें जयपुर में करणी सेना एक है, दूसरा ब्राह्मण महासभा है, दूसरा कायस्थ महासभा है और तीसरा वैश्य संगठन। ये 4 लोगों ने मिलकर के सवर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया है। इनके बैनर तले इसका विरोध किया जा रहा है, लगातार विरोध किया जा रहा है। इसमें स्वामी आनंद स्वरूप हैं, इन्होंने कहा कि आज यदि सवर्ण समाज के लोग एकजुट नहीं हुए तो पतन निश्चित होगा और यदि एक हो गए तो घनानंद का विनाश हो जाएगा। इस तरह के तर्क दे रहे हैं। राजपूत समाज ने बकायदा एक मैंने पोस्टर ही जारी किया है कि किन किन मुद्दों पे इसका विरोध होगा। ये दिल्ली के रहने वाले हैं मनोज तिवारी, मतलब भोजपुरी गायक हैं, दिल्ली से, दिल्ली के राज्य के भाजपा अध्यक्ष थे। उनके ट्वीट से भी कई ट्वीट प्रकाशित हो रहे हैं। उसके बाद भाजपा के ही कई बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं। आपके बिहार से भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और लगातार इस तरह के शुभम शुक्ला नामक कोई छात्र, कोई लड़का है जो लगातार अगेंस्ट में ट्वीट निकाल रहा है और कह रहा है कि ये गलत होगा। आप एक बार ध्यान दीजिए, विरोध करने वालों में ज्यादातर जो ब्राह्मण समाज के तथाकथित ही लोग हैं। ब्राह्मणवादी। हाँ, हाँ, तथाकथित ये लोग ज्यादा लोग शामिल हैं और कायस्थ को और कुछ लोगों को, करणी सेना को आगे कर रहे हैं। मैं इन पे बहस करूंगा कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने तो कायस्थ को भी शूद्र समझा है। जय आपका चंद्र से इनको स्मृति में लिखा हुआ है, साफ-साफ लिखा हाँ, है। साफ साफ लिखा है। सुभाष चंद्र बोस को, राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने शूद्र ही समझा। तो जो कायस्थ समाज के लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो कान खोलकर सुन लें
कि वो अपने आप को अपर कास्ट न समझें, वो अपने आप को शुद्ध समझें। इन्हीं के मनुस्मृति में, इन्हीं के पुराणों में आपके खिलाफ बातें लिखी गई है। और राजपूत समाज जो करनी सेना बना के घूम रहे हैं, उनको भी ये कान खोल कर सुन लेना चाहिए कि आपका भी रिप्रेजेंटेशन हमेशा से अपमानजनक ही हिस्ट्री में रहा सुप्रीम है। कोर्ट में जज नहीं बन पाए अभी तक। हाँ, नहीं बन पाए। सुप्रीम और कोर्ट ये में। सब ब्राह्मण, हुँ, हाँ, तो ये आपके कलई खोलने के लिए काफी है। और आपके राजेंद्र प्रसाद को तो पैर धुलना पड़ा ब्राह्मणों का, हुँ, तब हुँ। जाके ब्राह्मणों ने दिया। विवेकानंद को भी ब्राह्मण समाज ने बहिष्कृत ही कोई किया था एक तरह से। बहिष्कृत किया शूद्र ही समझा शिकागो। था। हाँ, हुँ, तो हुँ। ये जो आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मंडल कमीशन का विरोध हुआ था, तो उस वक्त भी ओबीसी समाज से बहुत से लोग कूद गए कि अरे हमारे खिलाफ हो रहा है। और जिन लोगों ने अपनी जान दी और जिन लोगों ने सब कुछ किया, इसमें ज्यादातर लोगों को अब समझ में आ रहा है कि तो हमारे पक्ष में था, हम ही भड़क करके चले गए, उनके बहकाव में आ गए। तो बहका कौन रहा था? ब्राह्मण समाज भड़का रहा था। तो ब्राह्मण समाज तो पर्दे के पीछे से खेल खेलता है और उनको समझ में नहीं आता, और लाइफ अच्छा, लॉन्ग उनका ये जी। जो नियम है इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के सपोर्ट में है ये नियम। हाँ, हाँ, तो ये मैं उसी चर्चा कर रहा हूँ। पहले आपको ये डिफिनेशन जो जो जिसका सबसे ज्यादा ये लोग विरोध कर रहे हैं वो है, देखिए 3 नंबर डिफिनेशन में सी नंबर है। ये कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस, जो डिफिनेशन दिया है, डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इस पे इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड क्लास को क्यों जोड़ा गया है। अपर कास्ट का सबसे बड़ा इल्जाम है कि बैकवर्ड क्लास को क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि बैकवर्ड क्लास भी तो जातिगत भेदभाव करता है एससी एसटी से, ऐसा इनका कहा जाता है। तो मैं फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन इनको बताना चाहता हूं कि जातिगत भेदभाव कोई भी करेगा, उसके खिलाफ दंड दिया जाएगा, जैसे हर जगहों पे इसका प्रावधान है। आप किसी भी कम्युनिटी को, यदि कास्ट बेस्ड आप गतिविधियां करते हो, तो हो सकता है आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट न लगे, लेकिन आपके खिलाफ पैनल बैठेगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप बैकवर्ड क्लास के हैं तो आपके साथ नहीं होगा, या विभिन्न जातियों के अंतर्गत भी जो समस्या है उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए बाकायदा टूल बने हैं, पहले भी बने थे, आज भी बने हैं। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है और बैकवर्ड क्लास के नाम पे भड़काया जा रहा है अपर कास्ट के द्वारा, वो गलत किया जा रहा है। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी इसी मुद्दे पे दिया कि बैकवर्ड क्लास का नाम क्यों आया है। क्या बैकवर्ड क्लास के लोग जातिगत भेदभाव नहीं करते? तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में ठहर नहीं पाएगा। और जो जज साहब हैं निश्चित तौर पे इसको संज्ञान लेंगे कि ये इनके साथ ये जो आरोप लगाया गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गलत है कि जो बैकवर्ड कास्ट ये तो पहला यहाँ क्लास लिखा है, मुझे क्लास कहने में दिक्कत है कि ये क्लास क्यों लिखा है यहाँ पे। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो बैकवर्ड कास्ट होना चाहिए, क्लास नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्लास लिखा है, जो एक बड़ी राजनीति है कि इसको हुँ। लेकर के मैं पहले भी डिस्कशन किया हूँ कि मंडल कमीशन के समय में भी ये बैकवर्ड क्लास कहा गया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय में जब ये मुद्दा चला था, तब भी ये मुद्दा काफी गर्माया था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कास्ट की बात करते हैं, ये लोग क्लास लाने की कोशिश कर, इकोनॉमिक का एंगल लाना चाहते हैं, जो कि गलत है। कास्ट ही सत्य है। तो इस पे हम और चर्चा करेंगे। तो इस पे इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, जो कि मैं मानता हूं कि ठहर नहीं पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे भारत के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बैकवर्ड जो कास्ट है उनके साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। जैसे मसलन बैकवर्ड कास्ट के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कह रहा हूं, अभी हाल की ही कुछ घटनाएं घटी हैं, जिसमें जैसे जैसे सबको पता है, पूरे भारत के लोगों को पता है कि इटावा में जो यादव समाज के मुकुटमणि यादव थे, वो कथावाचक ही तो थे। वो यादव समाज हुँ, थे, हुँ। बैकवर्ड कास्ट के थे। और उनके ऊपर रेणु तिवारी नामक महिला का मूत्र विसर्जन करके पवित्र किया गया था।
तो हुँ, मैं उन अपर कास्ट के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मुकुटमणि यादव कौन से कास्ट के हैं? क्या वो यादव ने क्या वो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं? क्या वो बैकवर्ड कास्ट के नहीं हैं? तो यादव समाज के साथ अगर इस तरह की गलतियां की जा रही हैं लगातार, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि यादव समाज के साथ यूनिवर्सिटीज कॉलेज में नहीं होता है? आप बहुत से यूनिवर्सिटीज में एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट के रूप में। ज्यादातर हुँ, उनको निकालने का प्रक्रिया होता है। कई यूनिवर्सिटीज में लगातार ये घटनाएं चली, हमारी यूनिवर्सिटीज में चले, जेएनयू में चला, जामिया में चला। आपने एक पॉलिटिक्स बना लिया है कि नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट करके ओबीसी समाज को निकाल देते हैं। तो क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो डिस्क्रिमिनेशन है। हुँ, दूसरा घटना रोहित यादव का है, जिसका दीपक पांडे ने चोटिया खींच लिया था और वो कहा था कि यादव के लड़के अब यादव समाज के लोग अगर कथावाचक करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, तुम इस लायक नहीं हो, कुछ इस तरह की बातें कही थी। दीपक पांडे ने कहा था, वहां रेणु तिवारी ने। और इसी तरह से बांदा में किसी टीचर ने यादव के लड़के को कहा था कि तुम तो भैंस चराओ जा करके, गाय चराओ, तुम क्या कर रहे हो, ये कहा था। इसके बाद इसी तरह से मध्य प्रदेश की घटना है, जहां पे ओबीसी समाज की, पटेल समाज की लड़की को ये कहा गया कि तुम कथावाचक नहीं कर सकती, ये सबके सामने है। हुँ, इसी हुँ, हुँ। मध्य प्रदेश उसको में मुजरा कुशवाहा करने के लिए समाज, बोला गया। हाँ, हुँ, कि तुम जाके ब्राह्मण से शादी करो तभी जाकर के कथावाचक कर सकती हो। और पटेल समाज की बात है, ये पूरे पटेल समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, या जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या पटेल समाज के लोग कथावाचक नहीं बन सकते? वो तो आप ही की बात कर रहे हैं, हमारी बात तो कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं हुँ, कि कथावाचक बनने का शर्त यही है, जब आप अपर कास्ट यानी ब्राह्मण से शादी करेंगे, शर्त है कि ब्राह्मण से शादी करेंगे, तो ये शर्त है। उसके बाद कुशवाहा समाज के लड़के का पैर धुला करके पिलवाया गया, सबको पता है। तो ये जो ओबीसी समाज के लोग हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इनके साथ कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? यूनिवर्सिटीज में ओबीसी समाज के कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसी जेएनयू में जब मंडल कमीशन आया था, इसीलिए मैं मंडल कमीशन का नाम लिया, कि देखिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जाति जनगणना तो बाद के सवाल है, पहले मंडल कमीशन के रिपोर्ट में बीपी मंडल साहब ने ये साफ साफ कहा है कि इसमें अगर ये, मुझे तो लगता है कि हर ओबीसी समाज के लोगों को मंडल कमीशन का रिपोर्ट अपने घर में रखना चाहिए। जो लोग नहीं रख रहे हैं उनको पता नहीं। तो इस मंडल कमीशन बिल्कुल के सही। रिपोर्ट में कहा गया, देखिए ये इसमें लिखा है, देयर इज इक्वालिटी ओनली अमंग इक्वल्स, टू इक्वेट अनइक्वल्स टू द परपेचुएट इनइक्वालिटी। समानता केवल समान लोगों के बीच होती है, असमान को समान के बराबर रखना, असमानता को स्थिरता प्रदान करना है। ये पहला बताया गया है, इस तरह का रिपोर्ट बनाया गया। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 52% हमारा जो ओबीसी समाज की संख्या है, फिर भी हम इन भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कि रिजर्वेशन की संख्या 49 दशमलव 9 क्या उससे ऊपर, 50 से ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए हमें 27% रिजर्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने कंप्रोमाइज किया। और जब ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था, आपके सारे टीवी पे, चैनल्स पे, अखबार में सब आया था कि लोग मर रहे थे। बीपी सिंह को गाली दिया जा रहा था लगातार, क्योंकि बीपी सिंह लेकर आए थे। और उसके बाद मंडल कमीशन का जो 27% रिजर्वेशन की कोशिश भी किया गया था, उसको भी पूरे भारत में ठीक से पहली बार लागू नहीं हो पाया। और सबको पता है कि मोहन सिंह चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, जब उन्होंने लागू करने की बात की तो यहीं के लोगों ने इनको गाली देना शुरू किया, ये कोई जग जाहिर है। तो क्या क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की बातें नहीं है? एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, फिर इस कमीशन के रिपोर्ट पे आता हूँ, कि जब लोग ये बातें कहते हैं कि भाई जो ओबीसी समाज है, ये शूद्र समाज है, तो क्या ओबीसी समाज के खाते में यादव है तो वो गाय चराएगा, तेली है तो तेल निकालेगा,
कुशवाहा है तो मूली मूरी सब्जी उगाएगा। क्या यही इनका काम बचा रह गया है? क्या यही अपर कास्ट के लोग चाहते हैं कि शूद्र समाज के लोग बस यही करते रहें? क्या ये जातिगत भेदभाव नहीं है? यह भी जातिगत भेदभाव है। खैर, तो ये जो ओबीसी जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके आधार पे 3C के आधार पे दिया गया है। अच्छा, अब इसमें दूसरे रेगुलेशन में क्या दिक्कत है? इन्होंने इक्विटी कमेटी गठित किया है, और ये कमेटी हेड ऑफ द हायर एजुकेशन के नाम से गठित की जाएगी। इसको लेकर के अपर कास्ट के लोग कर रहे हैं कि ये भेदभाव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, बहुत हंसी वाली बात है, किसी हमारे साथी ट्वीट करके बता रहे थे कि हमको बहुत डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? वो कह रहे हैं कि कोई अपर कास्ट की लड़की यदि किसी SC ST OBC के साथ प्यार मोहब्बत करती है, और यदि वो रिजेक्ट कर देती है उसके प्रपोजल को, तो उस पे SC ST के लोग केस कर देंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कितना वाहियात तरह का बातें हैं। आज तक तो इस तरह की बातें हो नहीं रही हैं। और क्या प्यार मोहब्बत में किसी न किसी कास्ट के साथ रिजेक्शन और अप्रूवल भी होता जाता है? ये तो अलग की कहानी है। तो ये वाहियात सवाल है कि कि हम कोई SC ST के लोग जानबूझ करके जा करके कर देंगे। इसीलिए ST SC एक्ट को लेकर भी इन लोगों ने मैंने आंकड़े रखे, मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इनको क्या प्रॉब्लम है? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोला गया है इस रेगुलेशन को ठीक से देखने के लिए, ताकि सभी को बराबर की समानता मिले। क्योंकि इसके बाद इक्विटी हेल्पलाइन खोला गया है इसके तहत, कि कोई भी व्यक्ति कोई समस्या हो तो इस हेल्पलाइन के माध्यम से अपना केस रजिस्टर्ड करवा सकता है। और जो इनको दिक्कत हो रही है, देखिए इसमें जो दिक्कत हो रही है इनको, वो दिक्कत ये हो रही है कि सब जगह पे इनको एम्पावरमेंट कर दिया गया है, और ये कभी भी किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं। मतलब जैसे, अच्छा, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस के तहत अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। पहले मैं कमिटी की बात कर लूं, और इस कमिटी के बारे में इनको ये बायस है कि भाई कमिटी गठित कर करके किसी भी मेंबर के खिलाफ आप ये SC ST एक्ट या कोई धारा लगा सकते हैं। तो मैं साइंस जर्नी के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि भारत में पहले भी ऐसा नहीं था, अब भी नहीं था। कोई केस होता है तो बाकायदा उसके ऊपर रिपोर्टिंग होती है और छानबीन किया जाता है। पहले वाले केस में ये था कि, पहले के रेगुलेशन में ये था कि अगर कोई झूठा केस पाया जाता है तो उस पर दंड का प्रावधान था। इसमें इस तरह की बात नहीं है। इससे इनको प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं दंड का प्रावधान है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले वाले केस में क्या होता था कि अगर कोई SC ST का लड़का अगर इस तरह की बात जाकर के यूनिवर्सिटी में कहता था, तो यूनिवर्सिटी क्या करती थी कि इस पे लीपापोती करती थी। कहती थी कि भाई हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटती थी। और अगर कोई बच्चा साहस के साथ कह भी देता था, तो अपने ही किसी SC ST के प्रोफेसर को बैठा करके, आप ये कह सकते हैं यस मैन को बैठा करके, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बात मानता हो और वाइस चांसलर की बात मानता हो, उसके आधार पे उस केस को लिपापोती कर देते थे। लिहाजा कोई भी बच्चा अपनी हिम्मत के साथ ये केस रजिस्टर नहीं कर पाता था। और शायद दिग्विजय सिंह ने यह बात समझी, और यही बात पार्लियामेंट्री कमेटी ने समझा, यही बात UGC ने समझा कि बार बार यह केस किया जाता है, तो ये कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जब भी कोई केस करता है तो उसके साथ पूरी यूनिवर्सिटी के टीचर्स मिसबिहेव करते हैं। एक तो टीचर उनके साथ नहीं खड़े होते, वो उसको नेगेटिव रूप में देखते हैं। दूसरा, छात्र डर की वजह से,
कि मेरा नंबर कट जाएगा, मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, छात्र भी खड़े नहीं होते हैं। लिहाजा जो व्यक्ति केस करता है वह अकेला पड़ जा अलग थलग पड़ जाता है पूरी यूनिवर्सिटी में, और नतीजा ये होता है कि उसका केस समाप्त हो जाता है, वह दबाव में आकर पढ़ाई छोड़ देता है या छोड़ देती है। अगर रेप का केस है तो रेप के केस में तो और भी यूनिवर्सिटी नेगेटिव रुख अपनाती है। मतलब जो रेप विक्टिम होता है उसके पक्ष में तो ना यूनिवर्सिटी खड़ी होती है और ना ही डिपार्टमेंट के लोग खड़े थे। इसीलिए क्या होता है कि कई बार इस तरह के लोग साहस नहीं जुटा पाते थे। मतलब मैं एक आपको इसी संदर्भ में एक आंकड़े देना चाहता हूं। ये आंकड़े इस रूप में है, देखिए कि किस आधार पे जो SC ST एक्ट होता था, उस एक्ट में देखिए कुल मामले हमारे पास 3 में से जो कन्विक्टेड रेट है वो मात्र 1 होता है। माने 3 अगर मामला हुआ तो एक मामले में ही व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाता था, और जो कुल मामले होते थे 4703 22 में FIR दर्ज किया गया, और ST के लिए 3329 FIR दर्ज किया गया SC ST एक्ट के मामले में। और इस मामले में क्या होता था कि कन्विक्टेड रेट हमेशा गैप होता था। जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक आंकड़े देना चाहता हूं SC ST एक्ट के मामले में कि जो कन्विक्टेड जो चार्जशीट फाइल होती तो इसका आंकड़ा है 60.38%, और कन्विक्टेड रेट होता था 14.78। इतना लंबा गैप, तो क्या बाकी जो केस फाइल होता सब फर्जी होता था, या ऐसा ऐसा है कि सारे गलत FIR होते थे? क्या क्या पुलिस पागल होकर के FIR दर्ज करती थी या पैसा खा के FIR दर्ज कर लेती थी? इसका मतलब यह है कि जो FIR दर्ज होता कहीं ना कहीं बहुत कम 1-2% के रूप में फर्जी हो सकता था, लेकिन ज्यादा तो फर्जी नहीं होते थे। लेकिन कन्विक्टेड रेट आपने 14.78% दिखाया है। अब मैं तो कह रहा हूं कि हर बात पे आप चमड़ा कह देते हो, तेली तमोली कह देते हो, जातिगत उपहास उड़ाते हो। हर बात पे SC ST एक्ट लग सकता है, हर यूनिवर्सिटी में इस तरह की बातें हैं, हर जगह पे बातें हैं। तो आपने इस तरह की बातें कह दी। मैं ऐसे कई जगह पे जानता हूं। इस जो हमारे पास ये जो UGC का रेगुलेशन है, इसमें अच्छी बात यह है कि पहली बार टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को इसमें शामिल किया गया है। इससे पहले के रेगुलेशन में नॉन टीचिंग स्टाफ को और आपके टीचर्स को शामिल नहीं किया गया था। जबकि पूरे भारत में टीचर्स के साथ जो थोड़ा बोलता है उसके खिलाफ कितने FIR हैं। हमारे सामने रितु का एग्जाम्पल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, जिनको निकाल दिया गया। लक्ष्मण यादव का एग्जाम्पल है, उनको निकाल दिया गया। रतन लाल सर का एग्जाम्पल है, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ। MNIT इलाहाबाद MNIT के एक प्रोफेसर है, उनके ऊपर सस्पेंड कर दिया गया। वो वर्चुअली पागल हो गए थे, बच्चों ने आंदोलन न किया होता तो उनका सस्पेंशन वापस नहीं होता। साउथ इंडिया के 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको जाति के आधार पर नंबर दिया गया, उनको सस्पेंड करने की कोशिश कर दी गई। 3 ऐसे टीचर्स थे साउथ इंडिया के, उसके ChatGPT से या आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के में मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस का ये डेटा मैं दे रहा हूं। इसमें 2022 में 93 कन्विक्टेड हुए थे और 877 लोगों को छोड़ दिया गया। माने हम ये कहें कि 877 लोगों ने गलत किया। क्या वो सचमुच में गलत FIR करा रहे थे? क्या गांव में इस तरह की बातें, शहरों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में इस तरह की बातें नहीं हो रही थी? लेकिन इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि 877 लोगों को छोड़ दिया गया। 2023 में 92 घटना घटी और 1093 लोगों को छोड़ दिया गया। 2024 में 114 घटनाएं कन्विक्टेड रेट हुए, कन्विक्शन हुआ और 1092 लोगों को छोड़ दिया गया। 2025 में 299 कन्विक्टेड हुए और 3062 लोगों को छोड़ दिया गया। तो इतना गैप क्यों? क्या हमें मान ले फर्जी हैं? सब फर्जी हैं तो सबको जेल में डालिए। अब आपके पास तो SC ST एक्ट में प्रावधान भी है कि ये फर्जी हैं, सबको जेल में डालिए। इसका मतलब फर्जी नहीं होता है,
कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, लेकिन यही अपने लोगों को बैठा करके, एससी एसटी के लोगों को उनके खिलाफ कर करके, ओबीसी को इनके खिलाफ खड़ा कर करके इस तरह के केस करवाए जाते हैं, जो कि दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो कह देते हैं कि भाई इनके साथ घटनाएं नहीं घट रही हैं, ओबीसी के साथ नहीं घटनाएं घटी, एससी के साथ नहीं घटनाएं घटी, ये गलत है। तो हम लोग कमेटी की बात कर रहे थे। अब देखिए, पहले पहले कमिटी पहले भी इस तरह की बात थी, इसमें भी मुझे डाउट है। डाउट किस लिए है कि कमिटी कैसे बन रही है। देखिए, पहला है, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन। जो कमिटी, इक्विटी कमिटी बनेगी, उसका चेयरपर्सन जो होगा वो यूनिवर्सिटी का हेड होगा। तो हेड का मतलब, हेड इसके परिभाषा के अनुसार वाइस चांसलर होगा और कॉलेज में प्रिंसिपल होगा। यदि हम आंकड़े से बात करें तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक एससी का वाइस चांसलर है, एक एसटी का वाइस चांसलर है, 5 ओबीसी के वाइस चांसलर हैं। तो ये इतने लोग हैं। इसका मतलब है कि पूरी यूनिवर्सिटी में जब कमेटी बनती है तो उसका पदेन अध्यक्ष चेयरपर्सन होगा और अपर कास्ट का वाइस चांसलर होगा। तो जब अपर कास्ट का वाइस चांसलर होगा, यह भी यूजीसी को ध्यान में रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यूजीसी ने इस पे ठीक काम नहीं किया है कि जो हेड बन रहा है इस पे भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि वाइस चांसलर अपर कास्ट का बन रहा है तो वो तो कहेगा कि जैसे अभी तक कहते आ रहे हैं कि भाई कोई घटनाएं नहीं घट रही हैं, तो आप कह देंगे, क्योंकि एनएफएस कौन लाता है, नॉट फाउंड सुटेबल कैटेगरी कौन लाता है, ये वाइस चांसलर आता है, ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लाता है, यानी ये जो प्रिंसिपल वो लेके आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी भी संभावना बना हुआ है कि जो वाइस चांसलर हैं इस पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर भी यह उन दूसरे कमिटियों से अच्छा। दूसरा इन्होंने लिखा है कि 3 प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ द HEI एज मेंबर। इसमें यह तय नहीं है कि 3 प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी मेंबर जनरल कैटेगरी के हैं कि किस कैटेगरी के हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये जनरल कैटेगरी के हैं। तो जब आपका एक वाइस चांसलर जो अपर कास्ट का है, 3 प्रोफेसर जो अपर कास्ट के हैं, फिर लिखा है 1 स्टाफ मेंबर अदर देन द टीचर ऑफ द HEI एज ए मेंबर। एक स्टाफ मेंबर नॉन टीचिंग स्टाफ। ये स्टाफ मेंबर वो होगा जो रजिस्ट्रार हो सकता है, जो फाइनेंस ऑफिसर हो सकता है, जो आपका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हो सकता है, और या फिर आपके चीफ प्रॉक्टर हो सकता है। पूरे भारत के आंकड़े, भारत हमारे पास आंकड़े नहीं है, एक आंकड़े हैं कि कितने रजिस्ट्रार हैं। आपको पता है कि जो मुझे जानकारी है कि वो अब तक 2 रजिस्ट्रार एससी के हैं और शायद 2 ही 3 रजिस्ट्रार ओबीसी के हैं। आंकड़े हमारे पास नहीं है, कहीं मैंने पढ़ा था। तो आपके रजिस्ट्रार भी अपर कास्ट के हो गए। कितने फाइनेंस ऑफिसर यूनिवर्सिटीज के हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं, जो एससी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से हैं। आपको वो भी आपको नहीं मिलेंगे, रेयर मिलेंगे कि जो आपके जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से होंगे। कितने प्रॉक्टर होंगे जो एससी कैटेगरी से होंगे, जो ओबीसी कैटेगरी से होंगे, और कितने जनरल कैटेगरी से। यहाँ भी आंकड़े धोखा दे जा रहे हैं कि 99% जो प्रॉक्टर होते हैं वो अपर कास्ट के होते हैं। तो शासन किस पे देंगे? ये कहेंगे कि गलती तो इनसे होती नहीं है। लगातार अगर किसी ने चमार कह दिया, जो चमार कहने की बात आम बात है, चमार के नाम पे गाली देना या ओबीसी के नाम पे गाली देना, तिली तमोली कहना, अहिरा कहना, इसका मुंह देखना पाप है, ये कॉमन बातें हैं। चोरी चमारी करना बहुत कॉमन बात है। बहुत हर व्यक्ति, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति, एक आंकड़े कहते हैं कि हर चौथा व्यक्ति जाति को मानता है। तो हर चौथा व्यक्ति, यूनिवर्सिटी के लोग आकाश से थोड़ो आएंगे। तो वहां पे भी ये बात है। तो ये यहाँ पे बताता है कि वो कौन लोग होंगे। जाहिर है कि अपर कास्ट के होंगे, तो अपने आप ये 4 अपर कास्ट के होंगे। उसके बाद लिखा है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस एज मेंबर। अब 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सिविल सोसाइटी, यानी सिविल सोसाइटी का परिभाषा क्या होगा? सिविल सोसाइटी का मतलब जो ऐसे लोग जो एनजीओ चलाते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
एनजीओ के लोग जो इस तरह के एक्सपर्टीज रखते हैं। तो एनजीओ कौन चलाने वाले लोग हैं पूरे भारत में? एनजीओ कौन चलाते हैं? जाहिर है कि जितने भी बड़े एनजीओ हैं उसमें अपर कास्ट के ही लोग हैं। तो जो अपर कास्ट के लोग आएंगे, चूंकि एनजीओ की बात आ गई, मुझे याद आ गया, बॉन्डर फिल्म देखिएगा, फिल्म बॉन्डर, जिसमें भंवरी देवी का केस है। भंवरी देवी वो महिला है जिसके साथ गैंग रेप करते हैं वहां के गुज्जर बिरादरी के लोग, जो जिसे आप अपर कास्ट कह सकते हैं, या गुज्जर को कई बार ओबीसी के तहत जनरल कैटेगरी में माना जाता है, कई बार हम उसको बहुजन समाज या इस तरह के मानते हैं, लेकिन ये बहरहाल ये अपर कास्ट की मानसिकता लिए इन्होंने रेप किया। और राजस्थान हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अपर कास्ट के लोग एक नीची जाति के लड़की से रेप कर ही नहीं सकते। ये किसका जजमेंट है? मैं हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट का नाम ले रहा हूं। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ये लोग तो रेप कर ही नहीं सकते। फिल्म बवंडर बना है साथियों, जिनको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है वो कृपया कर बवंडर फिल्म देखे, ये सत्य घटना पर आधारित है। और मैं जब जेएनयू में पढ़ता था तो भंवरी देवी से खुद ही मिला था, मैं जा करके मिल कर आया था। मुंबई वर्ल्ड सोशल फोरम की घटना है, मैं वहां गया। जब भंवरी देवी आई तो मैं जब उनसे मिलने गया तब मैं पत्रकार था, प्रभात खबर अखबार का पत्रकार था। तो मैं जब मिलने गया तो भंवरी देवी से जी से मिला ही था, उनसे अपनी बात कहने की शुरू की थी कि वो तुरंत नाराज होकर चली गई। क्यों नाराज होकर चली गई? क्योंकि सब लोगों को चटकारे बातें पूछना था कि कैसे रेप हुआ, कैसे सेक्स हुआ, लिंग तुम्हारी योनि के अंदर गया था कि नहीं गया था, इस तरह की बातें लोग करते हैं। रेप विक्टिम के साथ इस तरह के सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी कि रेप विक्टिम्स के साथ इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन किया गया। तो मजे की घटना है, उस फिल्म को आप बारीकी से देखिएगा। इसी नॉन गवर्नमेंटल जो सिविल सोसाइटी का, मैं आपके माध्यम से यूजीसी को कहना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कहना चाहता हूं, किस तरह के सिविल सोसाइटी की बात करें। ये सिविल सोसाइटी की महिलाएं जब भंवरी देवी से मिलने जाती हैं तो अपना ड्रेस देखती हैं, अपने लिपस्टिक देखती हैं और कहती हैं बहुत अच्छा जगह पे चल रहे हैं हम। तो ये इनका जो सेंसिटिवनेस है, एक औरत मर रही है उसके साथ तरह तरह का अत्याचार किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमारा लिपस्टिक खराब हो रहा है, हमारे ड्रेस ठीक नहीं है। तो नॉन गवर्नमेंटल जो एनजीओ हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस तरह की बातें सोचते हैं, बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव नहीं होते, क्योंकि लगातार उनके साथ इस तरह की लोग मुलाकात कर, कुछ एनजीओ को छोड़ करके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अपवाद को छोड़ करके ज्यादातर लोग इस तरह के होते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी ये जो नॉमिनेट करने वाली बात है कि दो सिविल सोसाइटी लोगों को रखेंगे, मैं पूछ रहा हूं कि किसको रखेंगे? कौन तय करेगा कि ये व्यक्ति, जब एससी एसटी ओबीसी का मैटर आएगा तो ये क्या पार्सली होकर के या यूं कहें कि पारदर्शी होकर के जजमेंट देंगे? अगला है कि टू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव टू बी नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटी स्पेशल इन्वाइटी। दो छात्र स्पेशल इन्वाइटी होंगे, इसमें शर्त लगा दिया है मेरिटेरियस होंगे, एक्सेलेंस होंगे, परफॉर्मेंस होंगे। अब आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितने एससी एसटी के लोग गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं यूनिवर्सिटी में? कितने लोग टॉप करते हैं? और कौन टॉप कराता है? यही प्रोफेसर टॉप कराते हैं, ये जो जाति देखकर नंबर देते हैं। मैं पानी पीता हूं। जी, जी। ज़रूर, ज़रूर, हाँ। ज़रूर। दरअसल आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर बहुजन तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जानकारी दे रहे हैं प्रोफ़ेसर साहब, और ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। तो इसीलिए हाँ, शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें और लाइक करने में। जी। तो साथियों देखियो, ये कहना है कि दो छात्र जो मेरिटोरियस होंगे, एकेडमिक मेरिट लिखा है। अब मेरा ये सवाल है यूजीसी से भी सबसे कि पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज में अगर गोल्ड मेडलिस्ट का हम एक रेशियो निकालें तो किस जाति के लोग टॉप करते हैं, किस जाति के लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं, किस जाति के लोग मेरिट की बात, हमको आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे कि एससी एसटी ओबीसी के लोग आजादी के बाद से अब तक कितनी यूनिवर्सिटी टॉप किए होंगे। फिर ये कह देते कि एससी एसटी के लोग मेरिट होता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे किसको रखेंगे? इसका मतलब कि दो लड़के
जो लड़के लड़कियां जो भी जाएंगे वो अपर कास्ट से होंगे, और जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनके पास कितनी कितनी जानकारी होगी जाति की। ये लड़के मजाक उड़ा रहे हैं। ये जो बच्चे आजकल धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनको बताएं, वो हमारी तय करेंगे कि विक्रम के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है कि नहीं। ये तय करेंगे, यूजीसी ये सब तय करेगी। आपके इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा ये करें कि एक्सलेंस स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जो एक्सलेंट होगा। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा की। रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी थी, कॉर्नर समथिंग कॉर्नर। वो पावलंकर बालू पे था। पावलंकर बालू तीन भाई थे जो टॉप रैंक के क्रिकेटर थे भारत में, और वो दलित समाज से थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ये लोग ऑलराउंडर थे कि बहुत अच्छे ऐसे आपका बॉलिंग करते थे, विकेट करते थे। इसमें एक व्यक्ति कप्तान भी था। लेकिन दुखद बात है, रामचंद्र गुहा के हिसाब से, जो ब्राह्मण समाज से रामचंद्र गुहा, हमारी बिरादरी से नहीं है, उन्होंने इस किताब को लिखा। उसमें यह बताया कि जब ड्रेसिंग रूम होता था वहां पे इनके साथ लोग बैठते नहीं थे। केवल ग्राउंड में जब क्रिकेट खेलने की बात आती थी तब जाकर के बॉल करते थे, बैट्स करते थे एक साथ। लेकिन जब ड्रिंक करने की बात आती, जो क्रिकेट के मैदान में जो आप लोग देखते हैं ड्रिंक, उस समय ड्रिंक भी अलग दिया जाता था। कैसा ये देश है? किस स्पोर्ट्स की बात करते हैं आप? किस 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 व्यक्ति को स्पोर्ट्स में रखते हैं आप? हमारे समाज के कितने लोग स्पोर्ट्स में, कितने क्रिकेटर हैं, कितने फुटबॉलर हैं जिनको आपने इसमें कैटेगरी में रखा? तो ये जो आपने रखा है कि जो 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 स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस में अच्छा करेगा उसको हम कमेटी का सदस्य बनाएंगे, टोटली बकवास है। ऐसे लोग जिनको जाति के बारे में क ख अगर नहीं मालूम, वो हम तय करेंगे कि जातिगत घटनाएं घट रही है कि नहीं। इसके बाद जो छठवां है, द कोऑर्डिनेटर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर सेल एज एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का जो अध्यक्ष होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा। मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं, किसको मूर्ख बना रहा है यूजीसी? किसको मूर्ख बना रहा है? अंबेडकर चेयर पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज में कहीं कहीं पे है, सब जगह पे नहीं है। अंबेडकर चेयर का अध्यक्ष आपका अपर कास्ट का कई प्रोफेसर को बनाया जाता है। अपर कास्ट का व्यक्ति अंबेडकर चेयर का अध्यक्ष होगा और अंबेडकर की बात करेगा। वो किस आधार पे बात करेगा? वो अंबेडकर की बात। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस में आपके एससी एसटी ओबीसी से नहीं होंगे, आपने जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को आप अध्यक्ष बनाएंगे। फिर ये मिलकर के तय करेंगे कि हाँ इनके साथ जातिगत की भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितना दुखद बात है कि भारत में जगजीवन राम चेयर है, इक्वल आपका एससी एसटी सेल है, अंबेडकर चेयर, इन सभी जगहों पे प्रोफेसर के नाम पे अपर कास्ट के लोगों को इनका चेयरमैन बनाया जाता है। इक्वल, मैं जेएनयू में था, वहां पे संजोग से इसके थ्रोट सर उसके चेयरपर्सन थे। लेकिन ज्यादातर लोग मैं देखा नहीं, ज्यादातर ये देखने में आया कि अपर कास्ट के लोग बनते हैं। तो आपका रजिस्ट्रार, आपका चेयरपर्सन, आपका गोल्ड मेडलिस्ट, आपका स्पोर्ट्स पर्सन, आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी का आदमी, और आप तय करेंगे कि जाति घटनाएं घट रही है कि नहीं। अरे मैं कह रहा हूं कि रोज घटनाएं घट रही हैं, ये लोग तय करेंगे। तो ये दिक्कत है। मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से यूसी से कहना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कमिटी में। ये कमिटी अगर कोई बच्चे हिम्मत के साथ करेगा तो ये छो मिल करके कहेंगे कि जाति की घटनाएं यूनिवर्सिटी में घटती नहीं है, और कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं गई। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आप बोल भी सकते हैं कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी आवाज उठा रहा हूं, लेकिन कॉलेज में, पूरे यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में इतना ज्यादा जातिवाद की घटनाएं घटती हैं जो दिखाई नहीं पड़ता है। वो कहता ना कास्ट ऑफ माइंड है, ये जाति की घटनाएं अब फिजिकल नहीं दिखाई पड़ती हैं। अंगूठा काट और द्रोणाचार्य हर जगह पे बैठे पड़े हैं, जो अंगूठा कटवाने के लिए बैठे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसके थोड़ा कमिटी में इस तरह की बातें की गई, हम चर्चा करेंगे उसकी बात। इसके बाद जो अच्छी बात यह है कि इन्होंने 7वां पॉइंट लिखा है, द कमिटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, पर्सन विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन। इस कमिटी में एक ओबीसी होगा, एक विकलांग होगा, एक शेड्यूल कास्ट होगा, एक शेड्यूल ट्राइब होगी, एक महिला होगी। अब मैं यहाँ पे फिर एक सवाल कहना चाहता हूं, जो पहले भी मैंने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लास कैसा,
क्या विक्रम जैसे व्यक्ति को कमिटी में रखा जाएगा, या ऐसे प्रोफेसर को रख दिया जाएगा जो कह देगा यस मैम, यस सर, यू आर राइट, आप जो कह रहे हैं कि हाँ तो जातिगत घटना है ही नहीं, ये तो गरीबी अमीरी की बात है, इस तरह से कहकर टरका दिया जाएगा। विकलांग किसको रखेंगे आप? ऐसे विकलांग को रखेंगे जो मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर विक्रम जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ। इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और काफ़ी वो पॉइंट बता रहे हैं जो अभी तक सामने नहीं आया है। तो देखिए, इनका लाइव चलते हुए ही स्क्रीन को ब्लैंक कर दिया गया। इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और साउंड वीडियो चला गया है। अ, आप लोग वेट करें और जल्द ही वो जुड़ेंगे। ये बहुत ही गूढ़ जानकारी है दोस्तों। अभी तक आपने देखा है कि सारे न्यूज़ मीडिया हर जगह पे, सोशल मीडिया पे ये लोग सिर्फ़ विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। विरोध का क्या कारण है इनका? इनका ये कहना है कि एससी, एसटी के साथ ओबीसी को क्यों डाल दिया गया कि भैया ये इनके साथ भी भेदभाव होता है। मतलब इनको अब इस बात का डर आ गया है कि ओबीसी अगर एससी, एसटी के साथ भी उसके साथ जो भेदभाव ये लोग बड़े आसानी से कर लेते थे और कोई आवाज़ नहीं उठता था। और फिर भी वो उनके चेले-चपाटे के हाँ, हम भी तो जनरल में ही हैं, उन्हीं के साथ हैं, घूम रहे थे। इस बात का इनको सबसे बड़ा डर है। तो ये हाँ, हाँ, आ गए हैं। जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ये इसमें अच्छी बात ये है, लेकिन सवाल ये है कि किसको आप, जैसे अदर बैकवर्ड क्लास है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमन। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादातर ये ऐसे लोगों को रखते हैं जो यस मैन के रूप में होते हैं, और एज ए रिजल्ट होता है कि कई बार आपका प्रोफेसर, मैं एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं जहां पे एक प्रोफेसर को जानबूझ के वाइस चांसलर रखते हैं, ताकि एससी के प्रोफेसर है, जानबूझ कर रखा जाता है ताकि वो जो वाइस चांसलर के पक्ष की ही बात करें, और हमेशा वो वाइस चांसलर के पक्ष की ही बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो विपक्ष का व्यक्ति होता है, जो जो व्यक्ति विक्टिम होता है, वो अपनी बात ठीक से कह नहीं पाता, एज अ रिजल्ट कि केस डाइल्यूट हो जाता है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। इसको यूजीसी कैसे सॉल्व करेगी, ये एक देखने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं। इसमें देखिए, जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये बताया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो फंक्शन है, इसमें टर्म लिखा है कि द टर्म ऑफ मेंबर शैल बी 2 इयर्स, 2 साल का, दो साल का ये समय होगा और 1 साल का इनवाइट होगा। इस पे हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य बात है वह ये, फंक्शन की बात इसमें लिखा गया कि सोशल एक्सक्लूजन को लाया जाएगा, प्रमोट इक्विटी को लाया जाएगा, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के बीच में समय समय पे ये मीटिंग कराई जाएगी। हमेशा ये बातें कही जाती है, लेकिन कभी हुआ नहीं। जैसे जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, ज्यादातर फोर्थ क्लास एम्प्लॉई जो वाल्मीकि समुदाय से होता है, या जो क्लर्कल ग्रेड में होता है, जो निचले तबके का होता है, जो प्यून होता है, जो एससी का, एसटी का, ओबीसी का प्यून, उनके साथ बहुत बुरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन डिपार्टमेंट में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल कई कई लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। कई लोग, जैसे जैसे मैं एक बाहर एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोगों ने फांसी लगा ली है, और जब जो व्यक्ति लगा लेता है, तब ये कह देते हैं कि पर्सनल रीजन से, कोई अपनी पर्सनल रीजन की वजह से फांसी लगा देता है, और वो मैटर डाइल्यूट हो जाता है। जबकि कई बार ये मैटर सीधे सीधे कास्ट से जुड़ा होता है, जो एम्प्लॉय का, जो स्टाफ की बात होती है, टीचर की बात होती है। कई बार टीचर डिप्रेशन का शिकार होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एससी कमीशन है। एससी कमीशन में आप जाइएगा तो हर जगह पे ये बात आएगी कि मेरा प्रमोशन रोक दिया गया है, मेरा ग्रेड रोक दिया गया है, मुझे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मेरे डिपार्टमेंट के में पूरी यूनिवर्सिटीज में हर जगह पे सीनियर जूनियर को लेकर के एक लिटिगेशन लगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एससी कमीशन में लगा।
मैं यूजीसी चेयरमैन से ये कहना चाहता हूं कि ये जितनी भी डिपार्टमेंटल लिटिगेशन है, यदि इनका इंक्वायरी सेटअप किया जाए तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी कम से कम 75%, 25% से अलग अलग जगहों पर रेशियो है, इसमें भी जाति का मसला आएगा कि यहाँ पे भी जात देख करके प्रमोशन की बात होती है, हेड बनाने की बात। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मोहनदास नमिश राय। मोहनदास नमिश राय को इसलिए लोग मुझे बताते हैं वहाँ हेड बनने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो दलित समाज से थे। वहां पे बहुत लड़ाई झगड़े के बाद प्रोफेसर मोहनदास नमिश राय सर को दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदी डिपार्टमेंट का एचओडी बनाया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमपी अहिरवार सर हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के वर्तमान में हेड हैं। जब इनको हेड बनाने की बारी आई तो एक लिटिगेशन आया कि नहीं, हेड बन नहीं सकते, क्या जूनियर सीनियर में प्रॉब्लम आ गई। तो जब वहां के छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया तब जाके पता चला कि वहां पे हेड का रास्ता क्लियर हुआ। हर जगह पे ये कहानी है। बहुत क्लियर कट में जो एससी एसटी ओबीसी के हेड होते हैं उनको जल्दी से आसानी से हेड बनने नहीं दिया जाता, क्योंकि हेड का रोल बहुत अहम होता है। तो अब ये इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस ये कह रहा है कि हम टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ के बीच में समय समय पे वर्कशॉप कराएंगे। देखते हैं हम कितना वर्कशॉप कराते हैं, मुझे आज तक तो वर्कशॉप दिखाई पड़ा नहीं। इसके बाद सभी सभी को वर्कशॉप के माध्यम से हम ये बताएंगे कि ये जरूरी है। ऐसा कई फंक्शन लिखे गए हैं। एक फंक्शन यह भी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस से ये कहा गया है कि टू मेंटेन एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग एनी इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब इस ये ऑनलाइन पोर्टल में रिपोर्ट करने को कहा गया है। मैं साइंस जर्नी भाई बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों से कार्यरत हूँ। मैं आसाम यूनिवर्सिटी में कार्य किया, मैं इलाहाबाद में कार्य कर रहा हूँ, मैं जेएनयू में पढ़ा, मैं जामिया जाता आता रहा। सभी जगह पे इस तरह की बात होती है, लेकिन कभी एससी एसटी सेल जो वहां का है रिपोर्ट नहीं करता है कि जाति की घटनाएं घट रही हैं। लगातार कैंपसेस हुँ। में लोग फांसी लगा रहे हैं। आईआईटी मुंबई एक रिपोर्ट, आईआईटी मुंबई का रिपोर्ट बताया गया कि 93% बच्चे रिपोर्ट करते हैं। मैं आपको इसी तरह रिपोर्ट, एक रिपोर्ट इसके थोड़ा कमिटी का रिपोर्ट आपको हम बता दें, वो बताना जरूरी है कि क्यों क्यों ये जरूरी है। ये देखिए, ये जो ये बताया गया है इसके थ्रोट कमिटी का रिपोर्ट में कि देखिए ये अब ये कह रहे हैं कि ये कभी जो इंटरेक्शन करने की बात यूजीसी कर रही है, इसके थ्रोट कमिटी ये कहती है कि 69% एससी एसटी स्टूडेंट ये रिपोर्ट करते हैं कि उनसे दूसरे टीचर जो अदर टीचर है उनसे ठीक से बात इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते। 69% ये बात बताते हैं। 75% ये बताते हैं कि किसी न किसी रूप में टीचिंग सेशन के दौरान उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये इसके थर्ड कमिटी रिपोर्ट बता रही है। 76% स्टूडेंट बताते हैं कि जो थ्योरी का पेपर है उसमें अलग अलग सवाल और कठिन सवाल पूछते हैं। कहते हैं कि 88% बच्चे बताते हैं कि उनको कम मार्क्स मिलता है। केवल 20% बच्चे बताते हैं कि उनसे उनके आंसर पे फीडबैक लिया जाता है। 84% बच्चे बताते हैं कि इनको वाइवा वोसा में अनफेयर होता है, इंटरव्यू के दौरान अनफेयर बिहेव किया जाए 84%। और 85% बच्चे बताते हैं कि 85% बच्चे बताते हैं कि एग्जामिनर जो आते हैं उनसे ठीक से बात नहीं करते, एससी के बच्चों के साथ ठीक से बात नहीं करते हैं एज कंपेयर विद द हायर स्टूडेंट, हायर कास्ट स्टूडेंट। 40% बच्चे मेंशन करते हैं, 40% बच्चे बताते हैं कि उनसे वो डिफिकल्ट सवाल करते हैं और जनरल कैटेगरी के बच्चे से हल्के सवाल करते हैं। यह भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आपका एससी एसटी ओबीसी का बच्चा जाएगा तो आप कठिन सवाल करेंगे और जनरल कैटेगरी का बच्चा जाएगा तो आप हल्के सवाल करेंगे। मजाक में किसी ने हमसे
किसी ने मजाक में ही कहा था कि इंटरव्यू में किसी छात्र ने इंटरव्यू मजाक की बात है, कहा था कि आगरा कहाँ है, तो लड़के ने कहा कि मैं बोल दूंगा आगरा, कि ताजमहल आगरा में है, तो आप मुझे ताजमहल आगरा में है तो आप मुझे पूरा मार्क्स देंगे, ताजमहल कानपुर में है। तो इसका मतलब कि हर जगह पे बात है, जो कि इसके थोड़ा कमिटी कहती है कि बच्चे कहते हैं कि 88% बच्चे कहते हैं कि कम मार्क्स पाते हैं, और 85% बच्चे कहते हैं कि उनको ठीक से समय नहीं दिया जाता, और 40% बच्चे बोलते हैं कि उनसे डिफिकल्ट सवाल पूछा जाता है। 75% बच्चे कहते हैं कि एग्जामिनर 75% बच्चे कहते हैं कि एग्जामिनर उनसे जाति का सवाल पूछते हैं कि किस क्या बैकग्राउंड है। मतलब जैसे कि आपका नाम क्या है, तो विक्रम बताया, तो पूरा नाम क्या है, तो विक्रम हरिजन बताया, अच्छा मैं जाति नहीं मानता। तो अपर कास्ट के बच्चे तो अपनी टाइटल लिख देते हैं। यूजीसी से कहना चाहता हूं कि अपर कास्ट के जो टाइटल लिख कर आसानी से त्रिपाठी, शुक्ला, तिवारी, हर उनका क्या नाम है, त्रिपाठी, क्या नाम है, संजय त्रिपाठी, क्या नाम है, संजय शुक्ला। और हमारे बच्चे का नाम अगर विक्रम कुमार है, विक्रम भारती है, विक्रम गौतम है, तो जानना चाहते हैं कि आपकी जाति क्या होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 75% बच्चे बताते हैं कि उनका बैकग्राउंड पूछा जाता है, हर जगह पे उनका बैकग्राउंड पूछा जाता है। सेमेस्टर में ये विशेष रूप से है, प्रैक्टिकल नंबर देने में विशेष रूप से। इसके बाद 85% बच्चे बताते हैं कि इसके वजह से 84% बच्चे बताते हैं कि इसकी वजह से उनका ग्रेड का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से क्लास की बात होती है। अब कि इसके बाद हॉस्टल की बात बताते, एम्स हॉस्पिटल में, हॉस्टल में भी लगभग जाति देख करके हॉस्टल देने की परंपरा है, या उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये कहते हैं कि हॉस्टल देने में प्रॉब्लम करते हैं, इसमें बच्चे बताते हैं। आगे कहते हैं कि सोशल आइसोलेशन है, students living hostel where majority students are from the higher caste complain of social isolation interpersonal relationship। आपस में बात करने में सोशल आइसोलेशन फील करते हैं, और लगभग 88% ये बच्चे बताते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता। हॉस्टल में जब खाना खाने जाते हैं, जब मेस में जाते हैं, 84% बच्चे बताते हैं कि किसी तरह से अलग अलग वायलेंस होता है। मसलन बहुत से हॉस्टल जाति के आधार पे बट जाते हैं, ग्रुपिंग बन जाती है। ये बताया जा रहा है। आपके सोशल आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल में के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद मेस में बताया जा रहा है कि जो 76% SC/ST के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि किसी न किसी तरह से वो प्राइवेट मेस ज्वाइन करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कास्ट डिवाइड ज्यादा है हॉस्टल के अंदर। अब बताइए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है, इसके थोड़ सर ने हमारे हमारे हम जो हम ये इसमें अलग अलग रिपोर्ट पैदा किया है। इसमें इन्होंने एक चैप्टर है, उस चैप्टर में इन्होंने बताया, केस स्टडी दिया, हर चैप्टर में केस स्टडी दिया है। और केस स्टडी में ये देखिए, एक केस स्टडी में बता रहा हूँ हॉस्टल का। द रूम ऑफ अनदर स्टूडेंट वाज आल्सो लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, इट वाज रिटन ऑन हिज रूम दैट गेट आउट ऑफ दिस विंग, यू विल नॉट हैव पीस विथ अस। कि एक छात्र का बाहर से रूम लॉक कर दिया, उसके रूम के बाहर लिखा था, गेट आउट ऑफ दिस विंग, तुम इससे यहाँ से वापस चले जाओ, यू विल नॉट हैव पीस विथ अस, तुम हमारे साथ शांत मतलब अच्छा से बिहेव नहीं पाओगे, नो बडी विल टॉक टू यू, सो यू गेट लॉस्ट एंड यू विल बी थ्रेस्ड, तुम से कोई बात नहीं करेगा, तुमको मार दिया जाएगा। फाइनली द स्टूडेंट शिफ्टेड फ्रॉम दैट हॉस्टल एंड जॉइन हॉस्टल 5, नाउ ही फील्स दैट ही इज सेफ। अब वो हॉस्टल चेंज करिए। ये इसके थर्ड कमिटी का केस स्टडी बता रहे, इसमें कई केस स्टडी हैं। एक केस स्टडी बताया जाए, द हाई कास्ट स्टूडेंट हरास बाय नॉट टॉकिंग टू अस। हाई कास्ट बच्चे जो होते हैं हमसे बात नहीं करते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल आइसोलेशन विच इज यूज्ड टू कंपेल द SC स्टूडेंट टू लीव हॉस्टल
1 and 2 and join hostel 4 and 5 हॉस्टल। कोई 1 and 2 हॉस्टल है, वो मजबूर करते हैं कि तुम हॉस्टल छोड़कर चले जाओ। जैसे जैसे इलाहाबाद में, मैं हूँ इलाहाबाद में। इलाहाबाद में यहाँ पंत छात्रावास है, यहाँ अम्बेडकर छात्रावास है। वहाँ पे एससी एसटी के छात्र ज्यादा आपको मिलते हैं। बनस्पत की दूसरे हॉस्टल्स में एससी एसटी के छात्र की संख्या कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ अपर कास्ट के जो छात्र होते हैं वो अलग तरह से बिहेव करते हैं। इसी तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी आपको दिखाई पड़ता है, जो कि रिपोर्ट नहीं होता। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, कि इस तरह के केस स्टडी हर यूनिवर्सिटीज का, हर हॉस्टल का, हर कॉलेज का तैयार कराया जाए, ताकि पता चले। मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कास्ट डिस्कोर्स को खड़ा किया था। अब तक क्लास डिस्कोर्स होता आया कि क्लास डिस्कोर्स करते हैं तो गरीबी अमीरी की बात में हम भूल जाते हैं कि कास्ट को इम्पोर्टेंट। जैसे कि पहले के दौरान जो क्लास की बात है, क्लास की हम बात आसानी से कर लेते हैं। यही दिक्कत रही कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ, या ऐसे समाजवादी लोगों के साथ जो क्लास की बात करते थे। और क्लास की जब बात करते थे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे डिस्कोर्स को समाप्त कर दिया जाता था। लेकिन जब कास्ट की डिस्कोर्स की बात आएगी तो इस तरह की स्टडी सामने आएगी, जो अब तक की स्टडी नहीं आई है। हमारे पास दो स्टडी है, एक एसके थ्रोट कमेटी स्टडी है और दूसरा सफदरजंग कमेटी स्टडी है। सफदरजंग कमेटी स्टडी में बालचंद मुंगेकर ऐसे चेयरपर्सन थे, उन्होंने यह बात सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए बताई थी कि जाति के आधार पर नंबर दिया जाता है। वहां पे जब कमेटी कंस्टिट्यूट की गई तो ये पाया गया कि वहां पे अपर कास्ट के लोगों ने जाति के आधार पर हमारे बच्चों को नंबर दिया, उनको फेल कर दिया गया और बाद में उनको सजा मिली। तो कास्ट का डिस्कोर्स बहुत जरूरी है ये करना। ये केस स्टडी 3 में बताते हैं। इसके बाद इन्होंने परसेंटेज दिया है अलग अलग। इसके बाद रैगिंग जो है, अब रैगिंग को यूनिवर्सिटी ने समाप्त कर दिया है। बड़ी आसानी से ये बात लिख दी जाती है कि रैगिंग नहीं होता है, लेकिन रैगिंग ऑफिशियल नहीं होता है। लेकिन एससी एसटी के ओबीसी के बच्चों के साथ हॉस्टल में बच्चे रैगिंग का कार्य करते हैं। रैगिंग का मतलब क्या? किस जाति को हो, किस धर्म के हो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। हमारे कई छात्र हमसे ये बात आके कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है। यह बात लखनऊ यूनिवर्सिटी में सही है, यह बात बीबीयू में सही है, सब जगह पे ये बात सही है। और जो छात्र निकल के आए, जैसे बसंत कनौजिया का एग्जाम्पल अभी बीबीयू का है, उसके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कई दिन धरना पर बैठा। शिवम सोनकर का बीएचयू की घटना, हालांकि वो एबीपी का ही लड़का था, उसके साथ ये घटना घटी। कई जगहों पे इस तरह का एग्जाम्पल हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रिसर्च स्कॉलर्स के साथ घटनाएं घटती, ये बच्चे बताते हैं कि इनके साथ दिक्कत होती है। गेम्स की बात है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें ये बताया जाता है कि एस सी एस टी वॉलीबॉल एंड फुटबॉल जनरली द गेम ऑफ बिलोंगिंग टू, कह रहे हैं कि वॉलीबॉल और फुटबॉल ऐसा खेल है जिसमें केवल एस सी एस टी के बच्चे खेलते हैं। बास्केटबॉल आमतौर पे अपर कास्ट के लोग खेलते हैं। कि इन अदर वर्ड एस सी एस टी के जो बच्चे हैं वो इस तरह के प्रॉब्लम करते हैं। अब इसका मतलब है कि जो अच्छे खेल है वो केवल अपर कास्ट के बच्चों के लिए है। जो निम्न खेल है इसके अनुसार, जो इसके थ्रोट कमेटी का रिपोर्ट है उसके हिसाब से वो आपको नहीं दिया जाता है। अब पूरे गेम्स के बारे में दिया गया है। इसके बाद ये इसमें रेजिडेंट, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके बारे में भी लिखा गया कि रेजिडेंट डॉक्टर भी इस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये एम्स हॉस्पिटल में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं ये कहते हैं कि इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि 33% विथ 25% डिसिप्लिन वाइज रिजर्वेशन फॉर एम्स स्टूडेंट टू एमडी और एमएस कोर्स में, एमडी और एमएस कोर्स में 33% होना चाहिए। जबकि ये बता, लेकिन मात्र 5% जो बच्चे हैं इसमें आ पाते हैं। मुझे लगता है ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें ये बात लिखी गई है। मैं पूरा अगर बारीकी से पढ़ूंगा तो ये बात हमको समझ में आएगी कि किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। मैं सभी
दोस्तों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ये जो एम्स हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, प्लीज एम्स हॉस्पिटल के रिपोर्ट को पढ़ेंगे। ये साफ साफ दिखाई पड़ता है, इसके थ्रोट कमिटी के बनी है, तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से जातिगत घटनाएं घटती हैं। इसके बाद मैं और दूसरे लाइन पे चर्चा करता हूं। ये जो बताया गया है, अब इसमें ये बताया गया है, जो अपर कास्ट के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि higher education shall also constitute a smaller body to be known as equity squad with such a representative as it is considered necessary for maintaining vigil and preventing any discrimination on the campus. ये इस कमेटी ने ये कहा कि इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा, जो कैंपस में घूम करके देखेगी कि क्या कैंपस में कोई जातिगत घटनाएं घटती हैं कि नहीं। ये एक स्वागत योग्य कदम है। इस तरह की अगर बात आएगी तो निश्चित तौर पे हम इसका स्वागत करते हैं। इसमें एक बात और कहा गया है कि ये बताया गया कि higher education shall designate at least one stockholder in each of unit, department, faculty to school, hostel, libraries of faculty to act as equity ambassador. The stockholder designated as equity ambassador shall act as a torch bearer on the equity on the campus and shall remain in touch with the coordinator of equal opportunity cell. The equity ambassador shall act as a nodal officer for implementing the program or activities planned by Equal Opportunity Center in the unit and shall also report any equity violation without delay. इसमें यह भी एक अच्छी बात है कि एक इक्विटी एम्बेसडर किया जाएगा। वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ मिल करके समय समय पे कैंपस के अंदर समानता की बात करेगा और उसको यूनिवर्सिटी को और स्टेक होल्डर को रिपोर्ट करेगा। एक अच्छी बात है ये बात का। इसके बाद जिसको लेकर के अपर कास्ट के लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, दूसरा इक्विटी हेल्पलाइन मैंने कहा, इन्होंने कहा कि एवरी हायर एजुकेशन shall establish and operate an equity helpline that will function round the clock. 24 घंटा इक्विटी हेल्पलाइन फंक्शन करना चाहिए। यह एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। 24 घंटा यदि इक्विटी हेल्पलाइन फंक्शन करता है तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ये देखा जाए, लाइब्रेरी में देखा जाना कि कौन कौन लोग इस तरह की बात करते हैं और वहां पे रिपोर्ट करने की जरूरत है, जो एक इम्पॉर्टेंट है। यह हमेशा खुला रहेगा ऐसा। अच्छा, इन्होंने मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इक्विटी में कई मैटर है, लंबा हो रहा है। इसमें एक इन्होंने जी, कहा जी, है जी। कि बिफोर द commencement each academic session, the head of the institution shall convene and address a meeting of various functions such as hostel warden, student, parent, guardian, faculty, staff, district administration, police, as a part of orientation program to discuss the measure to promote equity among stakeholders and also to create awareness about this regulation. A video of meeting will be made available to HI website. अब प्रत्येक सेशन में बताया गया है कि हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब मुझे अगर इस तरह से होने लगे और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस पे पार्टिसिपेट करने में बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे उम्मीद कम है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वाइस चांसलर की संख्या बहुत कम है। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो जी, सर जी। इम्पोर्टेंट बात है, जो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें सभी जगहों पे, इसमें ये बताया गया है कि जो मॉनिटरिंग करेगा, पहली बार मुझे लगता है कि हो रहा है कि द यूजीसी shall establish a monitoring mechanism to review the progress made in achieving the objective of this regulation and devise mechanism for it, including calling for the information from the HEI visiting the campus. Based on the such a review, UGC may advise to HI to take measure to achieve the objective of this regulation and the HI shall act accordingly. ये जो यूजीसी मॉनिटर करेगी कि कैंपस में जा करके, ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि पहली बार यूनिवर्सिटी, आउटसाइड यूनिवर्सिटी, जो मैं बार बार कई जगहों पे कहता रहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर से हम उम्मीद नहीं है, यूनिवर्सिटी के बाहर से देखने की बात है। अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन
इस तरह के नेशनल लेवल पे कमिटी गठित करती है, इसको मैनेज करती है आउटसाइड से मैंने, और वहां भी अगर मॉनिटरिंग होती है कि कैंपस के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उसका रिपोर्ट ठीक से तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है, क्योंकि हर वाइस चांसलर पर नकेल लगाना बहुत जरूरी है। वाइस चांसलर पे नकेल लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वाइस चांसलर को पता होता है कि इसके यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम, क्योंकि वाइस चांसलर भी तो चाहते हैं कि हमको हमारे प्रमोशन में कोई दिक्कत ना हो, हम गवर्नर बन जाए, हम बहुत बड़े पद पे चले जाएं। तो वाइस चांसलर पर नकेल लगाने के लिए, कैंपस के नकेल लगाने के लिए जरूरी है कि जो मॉनिटरिंग, इन्होंने दो बातें बताई हैं कि कमेटी गठित की, जो बहुत अच्छा है। ये तीन बातें बताई हैं कि ये कमेटी बताई है कि जो यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस को रिपोर्ट करेगी और एक बॉडी बनाएगी, और इस पे लगातार इस पे एक मॉनिटरिंग करेगी, जो रिव्यू भी करेगी, एवरी ईयर एक रिव्यू भी करेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और लास्ट 11वां मैं इस पे कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि यदि नॉन कंप्लायंसेस हो तो क्या होगा। तो नॉन कंप्लायंसिंग में इन्होंने कहा है कि डिबार्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेट इन यूजीसी स्कीम। अगर इसको कोई नहीं मानेगा तो यूनिवर्सिटी जो यूजीसी का स्कीम है इसको डिबार्ड कर दिया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि फंड काट लिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, वाइस चांसलर को नोटिस दिया जाएगा। यदि इस तरह की गतिविधियां पाया जाता है उनके पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए, रजिस्ट्रार पर भी, वाइस चांसलर पर भी, ताकि इनको समझ में आए कि क्या होता है कि इनके साथ इस तरह के काम करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। दूसरा इन्होंने कहा कि डिबार्ड फ्रॉम द ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम। जो बच्चे इस तरह की गतिविधियां में इन्वॉल्व होते हैं उनको डिग्री नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया है। डिवा फ्रॉम ऑफरिंग ODL एंड ऑनलाइन मोड प्रोग्राम, कोई भी ऑनलाइन मोड प्रोग्राम में नहीं भाग लेने दिया जाएगा। रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ HI मेंटेन अंडर सेक्शन 2F एंड 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट, जिसका कि अपर कास्ट के लोग विरोध कर रहे हैं कि इसको हायर एजुकेशन के लिस्ट से डिवार्ड कर दिया जाएगा अगर इस तरह की बात होगी। तो ये एक अच्छा संकेत है और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इस तरह की बात करने की कोशिश की है, ताकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन पर नकेल कस सके। तो मैं ये जो राजपत्र है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन मैं जो बताना ये चाहता हूं कि चूंकि ऊपर से लेके नीचे तक जातिगत घटनाएं घट रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्ट की बात है, प्रोफेसर्स की नियुक्ति की बात है, उस नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजों की संख्या बहुत कम है। मैंने बताया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो पार्लियामेंट रिपोर्ट कहती है उसमें भी हमारे जजों की संख्या बहुत कम है। हाई कोर्ट में 715 हाई कोर्ट जजों में से मात्र 22 जज SC के हैं, 16 ST के हैं। सुप्रीम कोर्ट में मात्र 2 ही अब तक चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन, BR गवई। तो हमारी समस्या को किस तरह से समझा जाएगा, सूर्यकांत ने समझा है। बच्चे फांसी लगा रहे हैं, उस फांसी में केवल 20 सुसाइड केवल 2023 में किए हैं। लगातार ये सुसाइड की घटना घट रही हैं। कास्ट मैटर में सूरज एंगड़े ने लिखा है कि केवल यही नहीं, सूरज एंगड़े ने आंकड़े दिए हैं कि इस आंकड़े के अनुसार जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है उस प्लान में भी हमारे लोगों को जो पैसा अलॉट होता है वो ठीक से ज्यादा अलॉट नहीं किया जाता। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान में, OBC के प्लान के बारे में जिक्र नहीं है। इसके बाद उन्होंने कास्ट मैटर में ये बातें बताई हैं कि जो इकोनॉमिकल कैपिटलिज्म की बात है वहां पे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उनमें भी हमारा शेयर नहीं होता। आप कहेंगे तो आंकड़े में दे सकता हूं, लेकिन काफी लंबा पड़ रहा है। तो ये सारी समस्या है। मसलन ये जी। कहना चाहता हूं कि ये यूजीसी का एक तो बहुत अच्छा है, इसकी समस्या इम्प्लीमेंटेशन की है। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि संविधान बहुत अच्छा है, और संविधान को चलाने वालों के मानसिकता के ऊपर है कि चलाने वाला कैसा है। तो इसी तरह से ये एक्ट बहुत अच्छा है। और इस एक्ट का जैसे मैंने आपको बारीकी से बताया कि इसमें ये कमियां भी हैं, ये अच्छाइयां भी हैं।
कि अगर इस एक्ट को चलाने वाले लोग ठीक ढंग से चलाए तो निश्चित तौर पे जो बाबा साहब का सपना था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी की बात वो लागू हो सकती है। और निश्चित तौर पे हमारे बच्चे सभी जगहों पे अच्छे से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। वाइस चांसलर यदि एनएफएस के जो पॉलिटिक्स न करके जो रिक्रूटमेंट है, जो उसमें अभी जो जो एनुअल ऑनरेबल हमारे जो प्रधान प्रधान जी ने प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में कि बहुत से पद अभी भी खाली रह गए। आंकड़े हमारे पास हैं कि बहुत से पद अभी भी खाली हैं। हमारे प्रोफेसर्स नहीं, हमारे एचओडी नहीं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या कम है। और अगर ये ठीक से ब्लैक बैकलॉग वैकेंसी लाया जाता है तो ठीक होगा। जाति जनगणना के बारे में हमारे मित्र कहते थे कि आप बात कीजिएगा कि जाति जनगणना का जो अभी आया है उसमें आपने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में, जाति जनगणना का लिस्ट में है कि सभी चीजों पे आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो अपर कास्ट का बैकग्राउंड है, अपर कास्ट का जो गिनती है उसके बारे में आप गिन नहीं रहे हैं, उसके बारे में सवाल पूछ नहीं रहे हैं। हमारे मित्र का कहना था कि आप ये सवाल उठाइएगा कि जाति जनगणना पे जो लिस्ट बनाई जा रही है उसमें प्रॉब्लमेटिक है। आपने 32-33 लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट में अपर कास्ट के बैकग्राउंड के बारे में, अपर कास्ट के बारे में जानकारी नहीं है। आप केवल एससी के बारे में पूछ रहे हैं और आप सब चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन उस बाकी जो अपर कास्ट से रिलेटेड समस्या उसके बारे में, अपर कास्ट से रिलेटेड जो डेटा है उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। और इसी तरह से जो भर्तियां हैं, 69,000 भर्ती के बारे में हम जानते हैं कि उसमें भी एससी एसटी का रिजर्वेशन फॉलो नहीं किया गया। तो हायर एजुकेशन में बहुत समस्या है। एक साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल्स में जो समस्याएं हैं कि जो बीएससी है कि किसी भी एससी के प्रोफेसर किसी भी एससी के टीचर को सस्पेंड कर देता है केवल छोटी से छोटी बात पे। तो यूजीसी ये जो बेसिक शिक्षा एजुकेशन उससे रिलेटेड जो जो स्टेट के लोग हैं उस पे भी एक रेगुलेशन आना चाहिए, ताकि जो प्राइमरी स्कूल में जातिगत भावनाएं गड़बड़ हो रही हैं, उनसे रिलेटेड फांसियां, उनसे रिलेटेड घटनाएं उस पे भी देखने की जरूरत है। और जो 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 ये आपका यूजीसी के संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि यूजीसी ने अभी ये तय करता है कि इंटरव्यू में कि आप सभी को बुलाएं जो जो बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं। लेकिन दुखद बात है कि पूरे भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो नेट क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको बुलाया नहीं जाता, केवल जीआरएफ वाले बच्चों को बुलाया जाता है। बहुत जगहों पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, लेकिन बाकी और यूनिवर्सिटीज में नहीं बुलाया जाता है। उनसे फीस तो ले लिया जाता है लेकिन इंटरव्यू के दौरान बुलाया नहीं जाता। तो यह भी एक समस्या है और उनके साथ जातिगत जो समस्या जो है तो है ही है। तो बहुत तरह की समस्या है सर, साइंस जर्नी सर के जी, जो बच्चों का, और डेली ये समस्या है। आज के लिए मैं इतना ही कहता हूँ। ये मैं इस गैजेटियर के इस लॉ के पक्ष में हूँ और उन सभी से दरख्वास्त करूंगा जो अपर कास्ट लोग विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इस गजट को पढ़ें। आप जातिवाद नहीं मानते तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ कुछ भी नहीं है। डिस्टर्बेंस नहीं। हम आपके दुश्मन नहीं है, आप मेरे दुश्मन नहीं है, हम आपके दोस्त हैं। आप जाति मत मानिए, आप मेरे भाई बनिए। बाबा साहब कहते थे कि फ्रेटर्निटी जो है, फ्रेटर्निटी की समस्या बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है। तो आप संवैधानिक मोरालिटी पे आइए, आप किसी के बहकावे पे मत आइए। और ये इस जो लॉ आया है या जो गाइडलाइन है उसको लागू होने दीजिए और हम सब इसका स्वागत करें, ताकि हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना करें, अच्छे देश का निर्माण कर सकें। जी धन्यवाद। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम जी, आपने बहुत खूबसूरत जानकारी दी है। ये मेरे ख़्याल से जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े थे, अपने लोग, सब लोगों को पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया। आपने एक-एक पॉइंट वाइज़ बड़े डिटेल्स में समझाया, जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है। केवल ये बातें चल रही थी कि विरोध हो रहा है, अब क्या है, क्या नहीं है, ये नहीं पता चल पा रहा था, जो आज प्रोफ़ेसर साहब ने बड़े डिटेल्स में बताया है। यहाँ पे कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये मैं पढ़ देता हूँ, आप भी इसको सुनें। बालूसी जी यहाँ पे लिख रहे हैं, साथियों जुड़े रहो, एसजे और विक्रम सर जैसे लोगों को हमारा साथ चाहिए। इनकी बातें हमको ताकत देती हैं, जानकारी रहना ज़रूरी है। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, धन्यवाद जी आपको।
और मैं साथियों आपसे कहूँगा कि डॉक्टर विक्रम जी का एक्स पे एक्टिव रहते हैं, एक्स पे पोस्ट आते रहती है, तो वहाँ पे भी आप लोग इनके साथ जुड़िए और जहाँ-जहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, वहाँ-वहाँ पे अपने लोगों से आप जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, रिट्वीट कीजिए उस चीज़ को ताकि वो जानकारी आगे बढ़ सके। संतोष जी कुमार लिखते हैं, बहुजन फैकल्टी सवर्ण के चमचा बनकर यूनिवर्सिटी में अपनी नौकरी बचाते हैं, धार्मिक आयोजन के लिए स्कूल, कॉलेज, कैंपस का यूज़ करते हैं। हाँ, ये भी कहीं-कहीं जगहों पे पाया गया है। शुक्रिया आपका संतोष जी। और फिर यहाँ पे संतोष जी कुमार लिखते हैं मेडिकल कॉलेज का सब्जेक्ट वाइवा में उसी जाति का टॉपर होता है जिसका एचओडी होता है। मतलब जिस जाति का एचओडी होता है। मार्क्स तो जोड़ के टॉप कराते हैं, सवर्ण सेटिंग से आया है तो भी फेल नहीं होता। हाँ, ये मेडिकल कॉलेजेस और इवन इंजीनियरिंग कॉलेज इवन हर जगह पे लगभग ये चीज़ें पाई जा रही हैं। शुक्रिया जी आपका ये फीडबैक देने के लिए। और फिर इसके बाद से संतोष जी लिखते हैं बिहार का मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल मेस में भी जातिगत गुलबंदी होता है। वाई का मेस, बी का मेस, सी का मेस, पी का मेस, आर का मेस, बीएचयू का मेस, एमवाई और बीएचयू के मेस में खाते हैं। अच्छा, इन्होंने कोडिंग के तरह से लिखा हुआ है कि मेस में इस तरह से खान-पान में भी इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संतोष जी, आपने ये फीडबैक दिया, मेडिकल में किस तरह से चीज़ें घट रही हैं। प्राउड एथिस्ट यहाँ लिखते हैं, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक एसजे सर एंड विक्रम सर। शुक्रिया जी आपका। और बिहारी लाल जी लिखते हैं, एसजे सर पूरी लाइफ चेंज कर दी है आपने, बस अब एक ही ख्वाहिश है कि एससी समाज एक बुद्धिस्ट अम्ब्रेला के अंदर आके अपने मुद्दे आगे रखें। जय भीम। ओके, शुक्रिया जी, आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होनी चाहिए। और रतन जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। फिर रूल योर वाइफ्स जी ने मेंबरशिप गिफ्ट किया है, शुक्रिया जी। बिहारी लाल जी यहाँ पे लिखते हैं, संतोष जी को बहुत-बहुत थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एसजे जी, शुक्रिया जी। और यहाँ पे अर्जुन कुमार जी लिखते हैं, साइंस जर्नी सर एंड डॉक्टर विक्रम सर, थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया जी आपको। और फिर यहाँ पे रूल्स योर वाइब लिखते हैं, दे डोंट वांट इक्वालिटी। हाँ, इसीलिए तो विरोध तो इसी बात का है ना, और किस चीज़ का है? प्रोस्मार्ट जी का सुपर स्टिकर है। वोलेडोसा जी यहाँ लिखते हैं, करंट में गुजरात में बीएओयू वाइस चांसलर का मामला एक ओबीसी पत्रकार ने उठाया तो 10 करोड़ का मानहानि केस कर दिया। हाँ, तो ये आवाज़ों को तो दबाने का भी तो काम करते हैं ना, ये भी तो इनका एक प्रोपेगेंडा चलते रहता है ना, कि जब भी कोई सही बात उठाई जाएगी, तो ये दबाने का भी काम करते हैं। और वोलेटोसा जी लिखते हैं, जय संविधान, जय भीम, बहुत शुक्रिया। लास्ट में प्रोफ़ेसर साहब मैं आपसे चाहूँगा कि आप 1 से 2 मिनट में आज चूँकि रिपब्लिक डे भारत मना रहा है, तो उस पे भी 2 बातें आप रखें। जी। हाँ, मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अपने लाइब्रेरी में 33,000 किताब रखते थे और 33,000 किताबों के अध्ययन से और भी अध्ययन किया होगा, उसके बाद एक खूबसूरत संविधान बनकर आया। मैं सभी लोगों से ये कहूँगा, सभी बहुजन से, सभी देशवासियों से कि अपने घर एक लाइब्रेरी रखें। अगर बाबा साहब 33,000 किताब पढ़े और पूरी दुनिया में पढ़े, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक मेरा ख्वाब है, ये ख्वाब पूरा हुआ कि नहीं कि मैं 1 करोड़ किताब के साथ इस धरती से विदा होना चाहता हूँ। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, सभी बहुजन से कहना चाहता हूँ, किताबों से दोस्ती करें, ताकि बाबा साहब का जो संविधान दिवस है, ये जो गणतंत्र बनकर आया, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, सॉवरेनिटी उन्होंने हम लोगों को दिया। सॉवरेनिटी का मतलब केवल देश के संदर्भ में नहीं, सॉवरेनिटी का मतलब है कि आप खुद में एक कितना सॉवरेन अपने डिसीजन लेने के लिए। क्या हम अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं? हम पे कोई बाधा आ रही है? जैसे कि हमको किसको वोट देना है, हम डिसीजन ले पा रहे हैं? हमको मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना, हम डिसीजन ले पा रहे हैं? हमको कौन-सी पढ़ाई करनी, डिसीजन ले पा रहे हैं? हम किस तरह की सोच रखें, उसका डिसीजन ले पा रहे हैं?
यही सब डिसीजन लेने के लिए बाबा साहेब के आइडिया को अंगीकार करना है, उनके द्वारा बनाए गए संविधान पे चलना है, उनके द्वारा लिखे गए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी पे विश्वास करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पे, चूंकि ये रिपब्लिक है, सबको अपने नैतिकता, जो संवैधानिक नैतिकता है, उसको फॉलो करते हुए हम सभी देशवासी संविधान नैतिकता को फॉलो करते हुए इस देश को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ ले जाए, ताकि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो और हर तरह का भेद समाप्त हो जाए। हम भी नासा पहुंचे, हम भी रोहित वेमुला कोई न बने, कोई पायल तड़वी न बने, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, कृपया कर वो बाबा साहब की बातों को सीख लें, एक एक मोरालिटी की तरफ हम बढ़ें, ताकि कोई वाइस चांसलर का हमारे की शिकायत ना हो, हमारे तरफ से किसी वाइस चांसलर का शिकायत ना हो, किसी देश का कोई शिकायत ना हो। हम सब तरक्की करें और देश को एक नए मोड़ पर ले चलें, ताकि हम बुद्धमय, विजडम, प्रबुद्ध भारत बने, बुद्धिमान भारत बने, अंधविश्वास का देश ना बने। हम ज्यादातर अंधविश्वासी देश में पड़ गए हैं कि हमारा देश अंधविश्वास की तरफ चलता जा रहा है। तो हम गौतम बुद्ध के शब्दों में प्रबुद्ध भारत बने। यही मेरा संदेश है आज के लिए। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विक्रम जी। आप यहाँ पे जुड़े, आपने इतनी खूबसूरत जानकारी दी। बहुत-बहुत आभार। जी। धन्यवाद, धन्यवाद। तो साथियों, आज के हमने 1 घंटे का सोचा था स्ट्रीम, पर डॉक्टर साहब जब बताना शुरू करते हैं, तो फिर मैं भी नहीं रोकता हूँ। मैं कहता हूँ फिर वो चीज़ फिर 1 से डेढ़ घंटे कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ सम्राट जी लिख रहे हैं, "जब तक इनको वोट देते रहोगे, यही होता रहेगा।" हुँ। सम्राट जी जो देखें वोट के लिए चिता रहे हैं। तो ठीक है साथियों, फिर आज हम इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।